हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का, दैट इज फ्रिक्शन। इसके अबाउट आज हम स्टडी करेंगे। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट सरफेस के जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। एक्चुअली जो पिन पॉइंट्स होते हैं, कोई भी सरफेस है तो कुछ ना कुछ पिन पॉइंट्स होते ही हैं, वो पिन पॉइंट्स बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। इसकी वजह से उन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है उन दोनों पिन पॉइंट्स के बिटवीन, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब कांटेक्ट फोर्स में हैव टू कंपोनेंट, one perpendicular to the contact surface, that is called normal reaction, and other tangential to the contact surface. This component is called friction force. कांटेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन है। जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, and the component tangential to the contact surface is called friction force. अब न्यूटन्स लॉ की अगर हम बात करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें यह कहा गया था कि अगर एक बॉडी दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है तो डेफिनेटली उतनी ही मैग्नीट्यूड का दूसरी बॉडी फोर्स फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। यहां भी वो बातें फुलफिल होंगी। अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि पहली बॉडी, ये दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं और इस बॉडी पर जो कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी बी पर, ये कांटेक्ट फोर्स है आर बी ए। आर बी ए का मीनिंग क्या हुआ भाई? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉडी ए, किस पर अप्लाई हो रहा है? बॉडी बी पर। तो डेफिनेटली जो ये पर कांटेक्ट फोर्स होगा वो बिल्कुल इसी के अगेंस्ट होगा और इतने ही मैग्नीट्यूड का होगा। यानी हम यहां ड्रा कर सकते हैं ये इतने ही मैग्नीट्यूड का एक पावर फोर्स होगा, ये भी होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इन दोनों पर कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा, बी पर कांटेक्ट फोर्स ये अप्लाई करेगा और ये पर कांटेक्ट फोर्स बी अप्लाई करेगा। ये दोनों ही फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब अगर हम इनको एक कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट तो हम कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। चलिए, ये कांटेक्ट सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो ऐसे बनेगा। दूसरा ये टेंजेंशियल होगा कांटेक्ट सरफेस के, वो ऐसे आएगा। ये दो कंपोनेंट्स आएंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन है, बॉडी ए पर कौन अप्लाई कर रहा है? बी अप्लाई कर रहा है। और ये है फ्रिक्शन फोर्स बॉडी ए पर जो अप्लाई कर रहा है बॉडी बी। और ये कांटेक्ट फोर्स है। इसी कांटेक्ट फोर्स को ही हमने रिजॉल्व किया था, तब ये दोनों कंपोनेंट्स आए हैं। तो अगर ऐसा है तो एक बात ये भी कंफर्म हो गई कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों को ऐड करने पर फिर से हमें कांटेक्ट फोर्स मिल जाएगा। तो हम पैरेललोग्राम मेथड से इनको ऐड कर लेते हैं। ये ऐसा कुछ बनेगा, एकदम ऐसा ही आप इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और नॉर्मल कंपोनेंट इधर आएगा। जो सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन फोर्स है बॉडी बी पर जो ये अप्लाई कर रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है जो बॉडी बी पर ये अप्लाई कर रहा है।
न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप ऐसा इसको कंक्लूड कर सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बी पर ये अप्लाई कर रहा है इन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जो नॉर्मल रिएक्शन ये पर बी अप्लाई कर रहा है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऐसे ही फ्रिक्शन फोर्स के अबाउट भी कंक्लूड कर सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स बी पर जो ये अप्लाई कर रहा है इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स ये पर जो बी अप्लाई कर रहा है। ऐसे ही रिजल्टेंट के अबाउट भी आप लिख सकते हो। रिजल्टेंट कौन है भाई? कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स टू द बॉडी ए ड्यू टू द बॉडी बी मस्ट बी इक्वल टू कांटेक्ट फोर्स टू द बॉडी बी बाय द बॉडी ए इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो इसका भी अपोजिट होगा। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करेगा? क्या हमेशा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा या किसी स्पेशल कंडीशन में एक्ट करेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स जैसा मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पिन पॉइंट्स बॉडीज के कांटेक्ट में बहुत क्लोज आ जाते हैं, उनके बिटवीन वो एक्ट करता है। अब अगर हम एक बॉडी को दूसरे के ऊपर स्लाइड कराने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसे में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन पिन पॉइंट्स के बिटवीन एक्ट कर रहा था वो अपोज करेगा। तो इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि स्मॉल फोर्स जो अगर हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस स्मॉल फोर्स को बैलेंस कर देगा और बॉडी को स्लाइड नहीं होने देगा। तो जो सेल्फ जनरेट हो जाए फोर्स एक्ट करने लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में, वो क्या है? वही तो फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन जैसा मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी अभी स्लाइड नहीं कर रही है तो ये इस फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहा गया। अगर बॉडी स्लाइड अभी नहीं कर रही है, अभी हम बहुत सफिशिएंट फोर्स स्लाइड कराने के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, जैसे मैं दूसरा फिगर एक बना रहा हूं, देखें। सपोज कर लिया कि ये बॉडी है और इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी ये प्लेस की गई है और इस पर हम एक स्मॉल फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। लेकिन ये बहुत स्मॉल फोर्स है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये बॉडी को स्लाइड करा दे। क्यों भाई? फोर्स चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, अगर फोर्स नेट फोर्स जीरो नहीं है तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो अपने मोशन की स्टेट को तो चेंज करेगी। फिर मैं बोल रहा हूं कि ये स्मॉल फोर्स है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये स्लाइड करा दे, फिर इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो ये इन दोनों बॉडीज के बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बॉडी को स्लाइड होने से रोकेगा। ठीक, इसका मीनिंग ये हुआ कि उस फोर्स का एक कंपोनेंट इस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट आ जाएगा, यानी टेंजेंशियली आएगा लेकिन वो अगेंस्ट आ जाएगा, और जो अगेंस्ट आ जाएगा फोर्स वही तो क्या है? वही तो फ्रिक्शन फोर्स है। और वो फ्रिक्शन फोर्स हम जब अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड स्लोली इंक्रीज कर रहे होंगे तो वो फ्रिक्शन फोर्स भी स्लोली इंक्रीज होगा। क्लियर? वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा और इस कैपिटल एफ को इंक्रीज कराने पर यह भी इंक्रीज करेगा। ठीक, यानी अगर ये बॉडी स्लाइड नहीं करती है तो श्योर एंड सर्टेन है कि मैग्नीट्यूड जो होगा
इस स्मॉल एफ का वो कैपिटल एफ के इक्वल ही बना रहेगा। इसका यहां से आप कह सकते हो कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बॉडी पर जो कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा फोर्स के, उसी के इक्वल होगा। जो टेंजेंशियल फोर्स हमने अप्लाई किया था उसको बैलेंस कर देगा कौन? फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन बॉडी अभी स्लाइड कर नहीं रही है, इसलिए इस फोर्स को कहा जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में एक खास बात यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, वो खुद ही अपने मैग्नीट्यूड को जो है एडजस्ट कर लेता है। इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है कि जो अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स है टू द कॉन्टेक्ट सरफेस उसको बैलेंस कर दे। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, देखें, सपोज कर लिया कि ये बॉडी है और इसके कांटेक्ट में एक दूसरी बॉडी ये रखी गई है, लेकिन हमने इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, थोड़ा ऑब्लिक फोर्स को अप्लाई कर दिया है ऐसे, और ये बॉडी अभी भी स्लाइड नहीं कर रही है, यानी ये फोर्स अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि स्लाइड करा सके। तो ऐसे में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर इस केस में हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल ही अप्लाई किया था, तब तो हमने कह दिया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बिटवीन होगा वो मैग्नीट्यूड में अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स के ही इक्वल होगा। लेकिन अब की बार हमने जो अप्लाइड फोर्स है वो टेंजेंशियल ना लेकर कॉन्टेक्ट सरफेस से के ऑब्लिक लिया है, कुछ एंगल पर लिया है। तो ऐसे में भाई इस अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट्स तो होंगे ना। एक कंपोनेंट कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल आएगा और एक नॉर्मल आएगा, लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उसे बैलेंस करेगा जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा। चलिए उसको हम ड्रा करते हैं। इस फोर्स का जो एक कंपोनेंट आएगा वो ऐसे कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल आएगा। अगर ये एंगल सपोज कर ले थीटा था तो ये आएगा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा को बैलेंस करेगा यहां जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ कॉस थीटा होगा। थीटा क्या है? थीटा जो है वो कॉन्टेक्ट सरफेस से कितना एंगल पर फोर्स अप्लाई किया गया है वो एंगल है। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो एफ कॉस थीटा होगा। और दूसरा कंपोनेंट्स भी इसमें होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है इसलिए हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। हमारा टॉपिक अभी ये था कि हम फ्रिक्शन फोर्स को एक्सप्लेन करें। तो ये था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब नेक्स्ट, अगर हम टेंजेंशियल फोर्स जो कैपिटल एफ अप्लाई कर रहे हैं उसे इंक्रीज ही करते जाएं, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था मैंने कहा था वो सेल्फ एडजस्ट करता है, और अगर सेल्फ एडजस्ट करता है तो डेफिनेटली वो भी अपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा। तो क्या वो इंक्रीज ही करता रहेगा? नहीं भाई नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कभी भी हम किसी बॉडी को दूसरे सरफेस पे स्लाइड ही नहीं करा पाते। ऐसा तो नहीं होता। एक्चुअली जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी एक लिमिट होती है, उसी लिमिट तक वो इंक्रीज करेगा। अगर हम टेंजेंशियल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसे कंटिन्यू बढ़ाते जाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक ही इंक्रीज होगा और वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू के बाद वो और इंक्रीज नहीं हो पाएगा। यानी वो मैक्सिमम वैल्यू तक ही टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को बैलेंस करेगा। उस मैक्सिमम
स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। तो यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो है मैक्सिमम वैल्यू है। इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि लिमिटिंग के लिए तो अभी हम एक फार्मूले की भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसका यूज करके आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कर सकते हो। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया है कि ये 2 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन सरफेस पर प्लेस किया गया है। इस ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है और इस इंक्लाइन सरफेस का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन में कहा। ऐसे सिचुएशन में इस ब्लॉक पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना एक्ट करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स होता है। तो यहां पर कांटेक्ट सरफेस तो इंक्लाइन ही है, तो इंक्लाइन के लॉन्ग कोई फोर्स इस पर अप्लाई किया गया होगा तभी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स अप्लाई किया गया, मैंने कहा इस इंक्लाइन पर तो ये रखा गया है, और जब रखा हुआ है तो कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, सिर्फ इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन है, वो ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट एक्ट कर रहा होगा। वेट के अलावा तो जो बच रहा है वो कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स को ही तो फाइंड हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का ही तो कंपोनेंट है फ्रिक्शन फोर्स, और हम फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड करने जा रहे हैं। तो जो अप्लाइड फोर्स है कांटेक्ट फोर्स को छोड़कर वो तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई कंपोनेंट कांटेक्ट सरफेस के अलावा अगर आ रहा होगा तो जो कंपोनेंट जितना अमाउंट में आ रहा होगा उतने अमाउंट का ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किसी ब्लॉक का उसके वेट के इक्वल होता है, ये है mg। m क्वेश्चन में कहा गया है 2 किलोग्राम है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो ये आ रहा है 20 न्यूटन। तो जो वेट है वो 20 न्यूटन है। इसके कंपोनेंट्स अगर हम करना चाहते हैं तो हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। देखें, इस पर हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। तो अगर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ऐसे में देखें जो ये एंगल आएगा नॉर्मल के साथ, ये एंगल उतना ही आएगा जितना इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था जो 30 डिग्री था, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो सरफेस के टेंजेंशियल जो कंपोनेंट इस बेट का आएगा, सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट बेट का जो होगा वो होगा mg साइन थीटा। थीटा यहां पर 30 डिग्री है तो mg साइन 30 होगा। तो बेट का कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है वो है mg साइन 30। अब इसी टेंजेंशियल कंपोनेंट फोर्स को
फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर जो एक्ट कर रहा होगा फिर तो अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और मैग्नीट्यूड उसका आप कह सकते हैं वो मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू mg sin 30, और mg अभी मैं सॉल्व कर चुका हूं 20 और sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ गया 10 न्यूटन। तो ब्लॉक पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और किधर एक्ट करेगा, इंक्लाइन के अपवर्ड एक्ट करेगा। इसमें यह कहा गया है कि एक कार्ट है, ये कार्ट राइटवर्ड एक्सीलरेटेड है, और इस कार्ट का एक्सीलरेशन क्वेश्चन में गिवन है, यह है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कार्ट का एक्सीलरेशन है। तो ऐसे में इस कार्ट पर एक ब्लॉक भी रखा हुआ है, कार्ट एक्सीलरेटेड है और कार्ट पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है। तो फाइंड ये करना है कि इस ब्लॉक पर कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। चलिए यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो ब्लॉक है वो कार्ट के फ्लोर पर रखा गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ब्लॉक कार्ट के फ्लोर पर स्लिप नहीं कर रहा है। अगर कार्ट के फ्लोर पर स्लिप नहीं कर रहा है ब्लॉक, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो स्टैटिक ही होगा। यह बात तो कंफर्म हो गई। कार्ट के फ्रेम में अगर हम जाते हैं तभी तो यह ब्लॉक स्टेशनरी है, तो कार्ट के फ्रेम में जो फोर्स होगा हमें उसे ही देखना है। तो हम यहां पर फ्रेम किसे लेंगे, कार्ट को लेंगे। लेकिन अगर आप कार्ट को फ्रेम ले रहे हो तो ये नॉन इनर्शियल हो जाएगा, और अगर नॉन इनर्शियल हुआ तो आपको जो रियल फोर्सेस हैं उनके साथ साथ आपको स्यूडो फोर्स भी ड्रा करना होगा, उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। इस ब्लॉक पर एक तो इसका वेट एक्ट करेगा, यह है 2g, और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, और एक स्यूडो फोर्स भी आएगा। स्यूडो फोर्स नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम के एक्सीलरेशन के अगेंस्ट होता है, तो स्यूडो फोर्स ये लेफ्टवर्ड एक्ट करेगा। कितना होगा, ये F इक्वल टू मास तो हम ब्लॉक का लेंगे, लेकिन एक्सीलरेशन फ्रेम का लेंगे, तो मास ब्लॉक का 2 किलोग्राम है और एक्सीलरेशन फ्रेम का वह भी 2 है। तो जो स्यूडो फोर्स है वो स्यूडो फोर्स F इक्वल टू हमें यहां 4 न्यूटन फाइंड हो रहा है। अब अप्लाइड फोर्सेस इस ब्लॉक पर कौन है, एक तो उसका वेट है और दूसरा ये स्यूडो फोर्स है। ये दोनों अप्लाइड फोर्स हैं। अब इस वेट की अगर हम बात करें तो वेट तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, क्योंकि फ्लोर तो हॉरिजॉन्टल है, फ्लोर ही कांटेक्ट में है और फ्लोर हॉरिजॉन्टल है, तो जो वेट है वो 90 डिग्री पर है। तो ऐसे में वेट का कोई भी कंपोनेंट कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल तो आएगा ही नहीं। लेकिन जो दूसरा फोर्स बच रहा है स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स तो ऑलरेडी वो टेंजेंशियल ही है, हमें उसे कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स, टोटल जो कंपोनेंट आ रहा है जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 4 न्यूटन, क्योंकि इस 2g का तो आएगा नहीं कोई कंपोनेंट। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर 4 न्यूटन आ रहा है तो इसी टेंजेंशियल कंपोनेंट को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f इक्वल टू यह भी 4 न्यूटन होगा।